करते हैं दोबारा से एक बार। तो आप सभी का प्यारे बच्चों स्वागत है आपके अपने दिशा क्लासेस पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं क्योंकि आज के इस सेशन के अंदर हम जानेंगे कि जो आपके एसएससी जीडी और एसएससी सीईटी के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम आज की इस क्लास के अंदर जानेंगे। एक बार आवाज मुझे क्लियर है आप, ठीक है? मेरी वीडियो क्वालिटी आप तक क्लियर है तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, क्योंकि हम जानेंगे आपके जनवरी महीने के संपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो प्यारे बच्चों शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या कहता है कि किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है जी? CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च की है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे तेज जो ट्रेन है, क्या वो फ्रांस ने लॉन्च की है, क्या वो चीन ने लॉन्च की है, या फिर रूस, या फिर प्यारे बच्चों भारत? आपसे क्वेश्चन करता है कि दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन किसने लॉन्च की? तो आपके चीन, जो हमारा भारत का क्या है दोस्तों पड़ोसी देश रहेगा, जिसने क्या की दुनिया की सबसे तेज जो सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन है वो किसने लॉन्च की है? आपके चीन ने। फिर बच्चों अगर आपसे इस ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए तो वो क्वेश्चन क्या होंगे? जैसे कि भाई दुनिया में सबसे तेज भागने वाली जो ट्रेन है किसने लॉन्च की? चीन ने लॉन्च की है। इसकी प्रशिक्षण गति की बात की जाए तो कितनी है? 450 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या है स्पीड चलेगी इसकी। लेकिन अगर आपसे व्यवसायिक गति के बारे में पूछ लिया जाए कि इसकी रेगुलर जो गति है वो कितनी होगी? 400 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या है इसकी व्यवसायिक गति होगी। और प्रशिक्षण गति कितनी है? 450 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या है प्यारे बच्चों इसकी जो है स्पीड रहेगी। अगर हम बात करें जो आपकी चीन ने ये ट्रेन लॉन्च की है, ट्रेन का नाम है CR400। इसकी दोस्तों फक्सिंग ट्रेनों यानी कि जो अगर बात करें 350 किलोमीटर घंटा से आगे क्या है ये निकल चुकी है। इसकी गति, ऊर्जा या दक्षता, सुरक्षा और आराम में भी दोस्तों क्या है हमें जो सफलताएं हैं वो दिखाई गई है। क्योंकि भाई अगर कोई चीज फुल स्पीड में भाग रही है तो उसके अंदर दोस्तों हमें उसकी गति के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर वो फुल स्पीड में है तो अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स की सुरक्षा के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा और उनके आराम के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों क्या है इस ट्रेन को बनाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए 2 लाख किलोमीटर प्रशिक्षणों में दोस्तों 3000 सिमुलेशन और 2000 प्लेटफॉर्म प्रशिक्षणों के माध्यम से दोस्तों क्या की गई है इस ट्रेन को विकसित किया गया है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि ये जो नेटवर्क है चीन का 2035 तक अपने रेल नेटवर्क को चीन कितने किलोमीटर तक कर देगा? 70,000 किलोमीटर के अंदर दोस्तों अपना चीन है जो नेटवर्क को फैला देगा। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन किसने लॉन्च की? तो चीन ने लॉन्च की। CR450 दोस्तों उस ट्रेन के क्या रहेगा नाम रहेगा, या उसकी गति भी 450 किलोमीटर की है। आपसे पूछ लिया जाए कि चीन ने टारगेट क्या लिया है, तो चीन का टारगेट है कि 2035 तक वो अपने नेटवर्क को, रेलवे के ट्रैक को 70,000 किलोमीटर तक क्या कर देगा? फैला देगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब आपने जो CRPF के नए महानिर्देशक हैं वो कौन बने? क्या ऑप्शन ए AP माहेश्वरी बने हैं, या फिर ऑप्शन बी या आपके प्रकाश मिश्रा, ऑप्शन सी OP सिंह, या फिर आपका ऑप्शन डी जिसको हम किस नाम से जानते हैं? विपुल कुमार के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों कमेंट किया करो, जितने भी बच्चे कमेंट्स करेंगे उससे क्या होगा आपकी ये जो करंट अफेयर की क्लास आज बहुत लंबी जाने वाली है, जिसके अंदर PDF की बात करें, PDF आपको अंत में बताऊंगा कि आप PDF कहां से डाउनलोड कर सकते हैं संपूर्ण करंट अफेयर की जनवरी महीने की। ठीक है, तो यहां पर जो आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की बात की जाए तो इसके नए महानिर्देशक के रूप में जो चुने गए हैं वो आपके विपुल कुमार को चुना गया है। ऑप्शन डी प्यारे बच्चों यहां पर क्या रहेगा आपका सही रहेगा। इस क्लास को थोड़ी सी स्पीड में करेंगे ताकि आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है वो जल्द से जल्द कवर हो जाए और आपका जनवरी महीने का जो जितना भी करंट है इस क्लास में आपका संपूर्ण हो जाए। प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश के 1993 बैच के IPS अधिकारी कौन थे? भाई विपुल कुमार को अनीस दयाल की सेनावृत्ति के बाद CRPF का कार्यवाहक महानिर्देशक नियुक्त किया है। आपसे सिंपल सा ये पूछा है कि CRPF के नए महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया? तो आपके विपुल कुमार को चुना गया। विपुल कुमार से पहले कौन थे पूछा जाए तो अनिल
अनीस दयाल सिंह दोस्तों क्या होते थे, पहले होते थे। जो आपके वितुल कुमार है सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक के रूप में चुने गए हैं, वो उत्तर प्रदेश के 1993 बैच के क्या है दोस्तों, आईपीएस अधिकारी रहेंगे। क्लियर यहां तक सबका। इसी के साथ साथ दोस्तों पंजाब के बठिंडा में जन्मे कुमार, कौन भाई, ये कुमार इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए जिसका नाम पूरा क्या है, वितुल कुमार। तो वितुल कुमार का जन्म कहां पर हुआ पूछा जाए तो भाई पंजाब के बठिंडा में हुआ, जो वर्तमान समय में आपके सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक हैं। फिर बच्चों इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी दोस्तों क्या कर रखी है, डिग्री प्राप्त कर रखी है। और दोस्तों वर्तमान की बात की जाए तो इन्होंने कानून जो आपका परिवर्तन में उनके विशेषणतम जो कौशल है दोस्तों, उनको क्या है, ये बढ़ाता है। सिंपल दो बात याद रखना, सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक कौन है, वितुल कुमार है। वितुल कुमार का जन्म कहां पर हुआ, पंजाब के बठिंडा में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए वितुल कुमार दोस्तों क्या है, आपके उत्तर प्रदेश के 1993 के बैच जो आईपीएस अधिकारी रहेंगे। क्लियर दोस्तों। अगला पॉइंट कहता है कि उन्होंने सीआरपीएफ में प्रमुख पदों पर काम किया है, जैसे कि 2009 में उप महानिरीक्षक के रूप में दोस्तों इन्होंने काम किया। 2023 में महानिर्देशक के रूप में दोस्तों इन्होंने क्या किया है, वहां पर कार्य किया है। क्लियर यहां तक सबका। इसके साथ साथ दोस्तों वितुल कुमार के पुरस्कार की बात की जाए कि वितुल कुमार को आज तक कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो राष्ट्रपति पुलिस पदक दोस्तों इनको मिला है जो 2021 में मिला था। और इसके साथ साथ दोस्तों पुलिस पदक जो है इनको 2009 के अंदर दिया गया था। ये पॉइंट्स आप सबको पता होने चाहिए। क्लियर यहां तक सबका। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, जो क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। वह कौन से राज्य ने जीता, क्या संतोष ट्रॉफी जीती है, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के अंदर जीती है, क्या वो पश्चिम बंगाल ने जीती है, केरल ने जीती है, ओडिशा ने जीती है, या फिर आपके हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब ने जीती है। प्यारे बच्चों हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है पूछा जाए तो आपके पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर क्या रहेगा, हमारा सही रहेगा कि पश्चिम बंगाल ने क्या है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के अंदर जीती है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल ने 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को क्या है दोस्तों जीता है। इसी के साथ साथ फाइनल मैच में 31 दिसंबर 2024 को जीएमसी वाइल योगी स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में दोस्तों क्या है, ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसी के साथ साथ बच्चों क्या कहता है कि संतोष ट्रॉफी भारत में पुरुषों के लिए एक प्रमुख राज्य स्तरीय फुटबॉल क्या रहेगा, टूर्नामेंट रहेगा। आपसे अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाए, क्या पूछ लिया जाए कि 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी किसने जीती, आपके पश्चिम बंगाल को जीती। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने किसको हराकर जीती, केरल को हराकर जीती। ठीक है जी, फाइनल मैच इनका कब था, 31 दिसंबर 2024 को था। इसी के साथ साथ मैच कहां पर हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। कौन से स्टेडियम में हुआ था, बाल योगी स्टेडियम के अंदर हुआ था। ठीक है जी, और आपसे कहे कि संतोष ट्रॉफी भारत के पुरुषों के लिए क्या है, एक राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्लियर यहां तक सबका। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा क्या की जाती है, आयोजित की जाती है। ये फुटबॉल प्रतियोगिता किसके द्वारा आयोजित की जाती है, तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। प्यारे बच्चों 78वें संस्करण का अंतिम दौर 14 से 31 दिसंबर 2024 तक हैदराबाद में तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा क्या किया गया था, आयोजित कराया गया था। जो आपका ये फुटबॉल मैच हुआ था या प्रतियोगिता हुई थी, प्यारे बच्चों ये किसने आयोजित करवाई थी पूछा जाए तो तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा इसको आयोजित करवाया गया था। कहां पर, हैदराबाद में। कौन से स्टेडियम में, बाल योगी स्टेडियम के अंदर। क्लियर यहां तक सबका। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों क्या कहता है कि KM3NET यानी कि क्यूबिक किलोमीटर न्यूटन टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था, किस समुद्र के नीचे है। कौन से समुद्र के नीचे है भाई, लाल सागर है आपका, अरब सागर है, काला सागर है, या फिर भूमध्य सागर है। अगर आपसे कहे कि KM3NET जो आपका है खबरों में देखा गया था और ये किस समुद्र के नीचे हमें मिला है, तो प्यारे बच्चों ये जो हमें मिला है वो भूमध्य सागर के नीचे हमें क्या है,
मिला है। क्लियर? इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जी। क्या कहता है कि वैज्ञानिक भूमध्य सागर के नीचे उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप के हिस्से के रूप में 2 दूरबीनों का उपयोग क्या है कर रहे हैं। क्लियर जी? ये हमने वही बात करी है जो प्रश्न के अंदर आपको देखने को मिला था कि KM3NET हमें कहां पर देखने को मिली, आपकी भूमध्य सागर के नीचे देखने को मिली है। फिर बच्चों KM3NET भूमध्य सागर के तल पर क्या मिला, हमें स्थित मिला है। वही बात आपकी क्या हो चुकी है, ये रिपीट हो चुकी है। एक बार यहां तक क्लियर है सबका, इसमें से किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट है आपका, क्या कहता है कि क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप KM3NET भूमध्य सागर के नीचे हमें मिला है, जो कि मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूं। ठीक है जी। ये दोस्तों अगर हम बात करें कि जो आपका ये न्यूट्रिनो छोटे विद्युत रूप के तटस्थ कण हैं, जिन्हें हम 1959 में क्या है दोस्तों खोजा गया था, और प्रोटॉन के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा क्या रहेगा, आपका प्रचुर कण रहेगा। प्रोटॉन के बाद ये क्या है आपका दूसरा सबसे बड़ा क्या रहेगा, प्रचुर कण रहेगा। क्लियर यहां तक सबका? चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि वो शायद ही कभी पदार्थ के साथ बातचीत करते हैं जिन्हें उन्हें भूत कण उपनाम मिला है। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए क्या कि भूत कण उपनाम के नाम से हम किसे जानते हैं, तो हम किसे जानते हैं, आपके न्यूट्रिनो जो कण है उनको जानते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, न्यूट्रिनो के न्यूनतम अंतक्रिया के कारण उसका क्या है दोस्तों, हमें पता चला था कि वो भूमध्य सागर के स्थल में हमें पाए गए। क्लियर यहां तक सबका? ये सेम वही बात आपकी रिपीट हो रही है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि किस देश ने जनवरी 2025 में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। अब भाई एक ऐसा देश है जिस देश ने जो मृत्यु दंड है वो देना ही बंद कर दिया। जैसे कि मान लो किसी भी देश में हमने सुना होगा कि भाई इसमें फांसी की सजा दी जाती है, उसमें दोस्तों उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, या फिर उसको दोस्तों विभिन्न अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्री के अंदर होता है कि भाई इसको अंत क्या दिया जाए, मौत दे दी जाए। लेकिन जनवरी 2025 में एक ऐसा देश आ चुका है जिसने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। क्या वो आपका जिम्बाब्वे है, क्या आपका इराक है, क्या वो कुवैत है, या फिर आपका इथियोपिया रहेगा। अगर आपसे कहे कि भाई किस देश ने जनवरी 2025 में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया, तो आपका जिम्बाब्वे देश ने क्या कर दिया, मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। अब यहां पर कोई भी जज है वो मृत्यु दंड नहीं दे सकता। क्लियर? जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी और अच्छे से कि जिम्बाब्वे ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। मृत्यु दंड की जो सजा है वो अब दोस्तों जिम्बाब्वे देश में नहीं दी जाएगी, लेकिन 60 कैदियों को दोस्तों यहां पर जो मृत्यु दंड दिया गया था उनको क्या कर दिया, लगभग 60 कैदियों को बरगस्त इसके अंदर क्या कर दिया गया। ठीक है जी। अगर बात करें इच्छुक जल्लादों की कमी के कारण देश ने आखिरी बार 2025 में किसी को फांसी दी। क्लियर है? इसी के साथ साथ बात करें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बार मौत की सजा पाए राष्ट्रपति का नाम क्या रहेगा जी, एमर्सन मनागावा ने संसद के विधेयक के बाद इस कानून को क्या दी है, मंजूरी दी है। क्लियर जी। इसके साथ साथ दोस्तों मनागावा ने लगातार मृत्यु दंड का विरोध किया और माफी के माध्यम से मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का क्या लिया है, निर्णय लिया है। यानी कि अब आपको मौत की सजा की बजाय आजीवन कारावास कर दिया जाएगा। ठीक है जी। ये उनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स है, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि 2025 में दुनिया में ऐसा कौन सा देश आ गया जिसने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया या बरगस्त कर दिया। ठीक है जी। जिम्बाब्वे देश उसका नाम रहेगा, और जिम्बाब्वे में अब क्या है, 60 कैदियों को भी क्या कर दिया गया था, बरगस्त कर दिया गया था। क्लियर? चलिए ठीक है जी। विश्व स्तर पर अफ्रीका के 24 देशों सहित 113 देशों ने मृत्यु दंड को क्या कर रखा है, भी समाप्त कर रखा है। अगर आपसे कहे कि विश्व स्तर पर अफ्रीका के 24 देशों सहित कितने अन्य देशों ने मृत्यु दंड को समाप्त कर रखा है, 113 देशों ने मृत्यु दंड को समाप्त कर रखा है। इन 113 देशों में कभी भी कोई भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है।
चलिए अगला पॉइंट है जी, 2023 में एमनेस्टी ने 1153 जो फांसी दर्ज की थी, जिनमें से अधिकांश ईरान और सऊदी अरब में थी। क्लियर है जी। 1153 जो फांसी दर्ज की गई थी वो दोस्तों अधिकांश यानी कि ज्यादा से ज्यादा कहां के लोग थे, ईरान के थे और सऊदी अरब के लोग थे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, क्या कहता है आपसे कि शेरदुनी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार आप लोगों को मैं कहता हूं कि वन्य जीव अभयारण्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या कहता है कि शेरदुनी जो वन्य जीव अभयारण्य है किस राज्य में है, क्या वो केरल में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है या फिर आपके कर्नाटका के अंदर है। मेरे बच्चों अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, केरल के अंदर क्या रहेगा, ये वन्य जीव अभयारण्य रहेगा। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं जी कि शेरदुनी वन्य जीव अभयारण्य में 4 दिवसीय जीव जंतु सर्वेक्षण ने इसके जैव विविधता रिकॉर्ड को समृद्ध किया है। क्लियर। इसी के साथ साथ जो ये वन्य जीव अभयारण्य है दक्षिण पश्चिमी घाट में केरल के कोल्लम में स्थित रहेगा। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो ये आपका शेरदुनी वन्य जीव अभयारण्य है केरल में किस स्थान पर है, स्थान का नाम रहेगा जी आपका कोल्लम। क्लियर। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट क्या कहता है कि यह 172 वर्ग किलोमीटर में फैला है और अगस्त माला बायोस्फीयर रिजर्व का क्या रहेगा, ये हिस्सा रहेगा। क्लियर यहां तक सबका। दोस्तों यह इलाका ज्यादातर पहाड़ी और खड्डों वाला क्षेत्र है जिसमें समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है जी। अभयारण्य के अंदर नदियां हैं, शेरदुनी है, कजूस्थुरी जो आपके दोस्तों कलाद नदी बनाने की दोस्तों यहां पर क्या है कि जो विलीन है वो हो चुकी है। क्लियर। चलिए भाई अगला पॉइंट आपके सामने है, इसको आप क्या कह सकते हो कि यह अभयारण्य पश्चिमी घाट के अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केरल के अंदर जितने भी अद्वितीय वनस्पतियां हैं वो इस अभयारण्य के अंदर मिलेगी। जीवों का जो संरक्षण है वो भी दोस्तों यहाँ पर ये वन्य जीव अभयारण्य उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में खबरों में रहा कौन INS सूरत क्या है। INS सूरत क्या है, क्या ये क्या ये फ्लीट टैंकर है, क्या ये आपका कमोर्टा श्रेणी के कावरेट है या फिर परमाणु संचालित जो आपका विमान है या फिर आपका वाहक जो गुप्त विध्वंसक रहेगा। अगर आपसे कहे कि INS सूरत क्या है तो INS जो सूरत है प्यारे बच्चों ये क्या रहेगा, चिपके एक सेकेंड चिपके विध्वंसक। ये दोस्तों चिपके नहीं आएगा, ये ऑप्शन डी यानी कि गुप्त जो विध्वंसक आएगा, ऑप्शन डी यहां पर आपका क्या है ये सही रहेगा जो आपके सामने। ठीक है जी। INS सूरत क्या है तो गुप्त विध्वंसक दोस्तों क्या है ये रहेगा। क्लियर है। इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना 3 परमाणु लड़ाकू विमानों को शामिल करेगा, जिसमें INS नीलगिरी है, दूसरा INS सूरत है और तीसरा INS वागशीर इसके अंदर क्या है शामिल किया गया है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय नौसेना 3 जो लड़ाकू विमान है शामिल करेगा, उन तीनों के नाम क्या है। सबसे पहले का INS नीलगिरी है, दूसरे का नाम है INS सूरत है, तीसरे का नाम है आपका INS वागशीर रहेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। क्या कहता है कि INS सूरत प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास टिल्थ जो आपका विध्वंसक का के चौथा और अंतिम क्या रहेगा, ये जहाज रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आपका जो INS सूरत है इसका डिजाइन किसने बनाया, तो भाई आपके युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने क्या है इसका डिजाइन बनाया जो भारतीय सेना के लिए डिजाइन करता है। इसी के साथ साथ मंझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें इसमें 72% स्वदेशी सामग्री है और यह भारत का पहला AI सक्षम युद्धपोत रहेगा।
क्या है कि ये भारत का पहला क्या है आपका स्वदेशी जो लड़ाकू विमान बनाया है भारतीय नौसेना के लिए, जिसमें 72% आपका क्या रहेगा, आपका स्वदेशी जो सामग्री है वो इसके अंदर शामिल की गई है। अगर हम बात करें कि जहाज का विस्थापन, भाई कितने टन का ये जहाज है, तो 7400 टन इसका क्या रहेगा, वेट रहेगा, और लगभग 163 मीटर लंबा है जो, और बात की जाए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ ये चल सकता है। कितने, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या है ये विमान आपका चल सकता है। अगली प्रश्न क्या कहता है कि भाई इसकी जो मारक क्षमता है 15,000 किलोमीटर है, यानी कि भाई जो ये 15,000 किलोमीटर ये कंटिन्यू चल सकता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्राक 8 मिसाइलें इसके अंदर दोस्तों क्या है शामिल की गई है। अगर युद्ध होता है तो मिसाइलें भी इसके अंदर मिलेगी, तो ब्राक 8 जो मिसाइल है वो दोस्तों तुरंत की तुरंत क्या है लॉन्च की जा सकती है। पनडुब्बी रोधी है, हथियारों से ये पूरा लैस है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि रायथू भरोसा योजना किस राज्य से संबंधित है। रायथू भरोसा योजना क्या कर्नाटका से संबंधित है, तेलंगाना से संबंधित है, ओडिशा से, या फिर हमारे हरियाणा राज्य से। भाई रायथू जो भरोसा योजना है वो आपके तेलंगाना से क्या रहेगी, संबंधित रहेगी। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि जो ये आज के करंट अफेयर हैं एसएससी जीडी के लिए, एचएसएससी सीईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सभी बच्चे लगा लेना। ये इंडिया लेवल पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर यहां तक सबका, बिल्कुल। तो रायथू भरोसा जो योजना है तेलंगाना की योजना रहेगी। बात करें भाई तेलंगाना, संक्रांति से शुरू होकर रायथू बंधु जो योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। रायथू भरोसा योजना लागू किसने की, भाई आपके तेलंगाना ने की है। और किसकी जगह पर इसको शुरू किया गया, तो संक्रांति से शुरू दोस्तों जो आपकी रायथू बंधु योजना है, इसने दोस्तों आपकी रायथू भरोसा योजना के नाम पर हमने शुरुआत की है। बात करें 2018-19 में शुरू की गई यह योजना किसानों को कृषि और बागवानी फसलों के लिए निवेश सहायता क्या करती थी, प्रदान करती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, यह रुपए के पेशकश करता है इनपुट की खरीद के लिए प्रति सीजन 5,000 प्रति एकड़ की, जो इसके अंदर दोस्तों एकड़ की संख्या आपकी इसके अंदर क्या है कि कोई सीमा नहीं है। कहने का तात्पर्य ये रहेगा कि जो ये तेलंगाना ने रायथू बंधु जो आपकी भरोसा योजना शुरू की है, आपसे यहां से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न तो यही है कि भाई आपकी रायथू भरोसा योजना किस राज्य ने शुरू की, तेलंगाना ने शुरू की। ये रायथू भरोसा योजना किस योजना को बदलकर की गई है या किसकी जगह पर आई है, तो रायथू बंधु योजना की जगह पर आपकी रायथू भरोसा योजना शुरू की गई थी। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, पात्र किसानों को तेलंगाना का निवासी होना चाहिए, तभी दोस्तों उसको प्रति एकड़ के हिसाब से 5-5 हजार रुपए इस योजना के तहत दिए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, यदि वे वन भूमि पर खेती करते हैं तो उनके पास वन अधिकार का रिकॉर्ड या कोई भी दस्तावेज होना चाहिए, तब जाकर वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि छोटे सीमांत और अनुसूचित जनजातियों के किसान पात्र हैं, लेकिन वाणिज्यिक और किराएदार किसान इसके लिए पात्र नहीं है। किराएदार का मतलब जैसे कि भाई ठेका ले लिया किसी ने, तो मालिक तो मैं हूं, ठेका आपने ले रखा है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा किस वर्ष को सुधार का वर्ष घोषित किया गया। भाई रक्षा मंत्रालय ने क्या किया, रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, सुधार का वर्ष घोषित कौन से वर्ष को किया है, तो भाई क्या आपका 2024, 25, 26 या फिर 27। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहे कि सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधार का वर्ष घोषित किया, तो आपका 2025 को क्या करना है, सुधार करना है। हमारे पास जितने भी शस्त्र हैं उनके अंदर सुधार करना है, उनको अच्छा बनाना है, ताकि हम अपनी आर्मी को, अपनी सेना को, अपने देश को मजबूत कर सकें। फिर बच्चों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सुधारों और परियोजनाओं पर
प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की है, जिसके अंदर 2025 को रक्षा मंत्रालय के लिए सुधार का वर्ष घोषित किया गया। इसी के साथ साथ लक्ष्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार बल में बदलना ही क्या है उनका मकसद है। यानी कि वे बाई चांस एकदम से कोई अटैक हो जाए तो हमारे पास शस्त्र अच्छे होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस की बात की जाए तो इन्होंने कहां पर दिया है कि भाई एकीकरण में सुधार हो, साइबर और अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ावा हम दे पाए, ठीक है, एआई, रोबोटिक और हाइप्रो जो नौशिक दोस्तों उनके अंदर हम उन्नति अच्छी से करें, एआई टूल्स को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें ताकि हम अपने सैनिकों को एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने देश को सुरक्षित कर सकें। ठीक है जी, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार जान लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि प्रादेशिक सेना ने हाल ही में किस नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए एक नई टास्क फोर्स की स्थापना की है। देखिए, प्रादेशिक सेना ने हाल ही में किस नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए एक नई टास्क फोर्स की क्या की स्थापना की। क्या वो आपकी गोमती है, गंडक है, कोसी है या फिर बेटा है? हाँ जी, तो बताएं भाई किसकी शुरुआत की है? तो जो ये शुरुआत की है आपकी गोमती जो टास्क फोर्स है उसकी स्थापना की है। प्यारे बच्चों, प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन किया है। बात की जाए गोमती नदी गंगा की क्या रहेगी, सहायक नदी रहेगी जो पूरी तरह उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। अब आपसे पूछ लिया जाए क्या कि गोमती नदी है जो वो किसकी सहायक नदी है, तो आपकी गंगा की सहायक नदी का नाम है गोमती, जो पूर्ण रूप से या पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहती है। प्यारे बच्चों, इसका उद्गम पीलीभीत जिले के गोमत ताल से होकर गुजरता है या फिर फुलहार झील से होकर गुजरता है या होता है। ठीक है जी, गंगा से मिलने से पहले यह लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद और जौनपुर से होकर क्या है, बहती है। क्लियर है दोस्तों, यह लगभग 900 किलोमीटर तक फैली है और लगभग 8750 वर्ग किलोमीटर में क्या करती है, जल प्रवाहित करती है। क्लियर है। चलिए, आपसे अगर पूछ लिया जाए गोमती नदी है जो हरियाणा में देश में कहां पर बहती है, तो ये बहती है आपके उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी की सहायक नदी है जो दोस्तों आपके लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद और जौनपुर से होकर बहती है। इसके अलावा 900 किलोमीटर तक दोस्तों क्या है, इसका विस्तार है। और बात की जाए आपके 18,750 वर्ग किलोमीटर दोस्तों क्या रहेगा, ये इस क्षेत्र के अंदर जल प्रवाहित करती है। ठीक है जी, गोमती एक बारहमासी नदी है जिसमें पूरे वर्ष निरंतर क्या रहता है, जल भरा रहता है। जैसे हरियाणा की यमुना नदी के अंदर 12 महीने पानी रहता है, उसी तरीके से गोमती भी क्या रहेगी, आपकी एक 12 नदी रहेगी। ठीक है जी, अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई द्वारा शुरू की गई सावधि जमा योजना का नाम क्या है? क्या एसबीआई संरक्षण है, एसबीआई एलीट है या फिर एसबीआई गोल्ड डिपॉजिट है या फिर एसबीआई वेल्थ प्लस है? हाँ जी, अक्षर भारद्वाज वेरी गुड इवनिंग। और जितने भी बच्चे भैया आए हैं जैसे प्रमीला रानी, हिटलर गर्ल, अक्षर, जितने भी क्लास के अंदर है सभी बच्चे भाई क्लास को शेयर कर लें। ठीक है, और साथ में हमने क्या कहा कि 80 वर्ष से दोस्तों जो आपके अधिक के वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए एसबीआई ने एक सावधि जो जमा पूंजी योजना शुरुआत की है, उस जमा पूंजी का क्या नाम रहेगा, एसबीआई संरक्षण क्या रहेगा प्यारे बच्चों, उसका नाम रहेगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने बेहतर वित्तीय विकल्प प्रदान करने के लिए 2 नई जमा योजनाएं हर घर लखपति और एसबीआई पेटेंट लॉन्च की है, जिसके माध्यम से 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक क्या कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों
यह वरिष्ठ ग्राहकों की वफादारी और स्वीकार करते हुए उच्च ब्याज दरें प्रदान किया है इसके अंदर की जाती है। अगर हम बात करें नए और मौजूदा दोनों सावधि जमा ग्राहक एसबीआई संरक्षण योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसको अगर मैं शॉर्ट तरीके से बताऊं, एसबीआई ने एक स्कीम लॉन्च कर दी जो 80 वर्ष से ऊपर के हैं उनके लिए इस योजना का लाभ है। आप बैंक में जैसे ओल्ड कस्टमर हो या नए कस्टमर हो तो आपको यहाँ पर सेविंग जो भी आप डाटा यहाँ पर पैसे दोगे उस पैसे से दोस्तों आपको क्या है अधिक से अधिक ब्याज दर मिल सकती है। ठीक है जी, यही बात इसके अंदर कही गई है जो आप लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से बताई जा रही है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, भाई प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी या फिर 6 जनवरी? डेट और इवेंट से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन रहेगा जहां पर आपसे क्या कहता है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है तो भाई दोस्तों 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें नेत्रहीन और अंधिष्ट दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए ब्रेल के महत्व को उजागर करने के लिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जिनके नेत्र नहीं है या फिर आंशिक दृष्टि वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए दोस्तों हम इस ब्रेल दिवस को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ब्रेल प्रणाली के निर्माता लुई ब्रेल को सम्मानित करने के लिए 2018 में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में क्या करा था? घोषित किया था। किसने किया भाई? लुई ब्रेल को सम्मानित करने के लिए। ठीक है जी, इस दिवस को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ब्रेल 6 बिंदुओं का क्या है दोस्तों? उपयोग करके वर्णमाला और संख्यात्मक प्रतीकों का एक स्पष्ट पूर्ण प्रतिनिधित्व है। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस ब्रेल दिवस के अंदर संगीत भी लगा सकते हो, गणित भी आ जाएगा, आपका विज्ञान भी आ जाएगा और इन तीनों को मिलाकर दोस्तों क्या किया गया? इस ब्रेल दिवस की शुरुआत की गई है। क्लियर है? चलिए, वैश्विक स्तर पर 2.2 अरब लोगों को दोस्तों दृष्टि दोष है और उन्हीं सभी लोगों के लिए ये ब्रेल दिवस के रूप में हम क्या करते हैं? 4 जनवरी को इस दिवस का आयोजन करते हैं। ठीक है जी, ये वही बात आपकी रिपीट होगी, इसको आप स्किप करेंगे तो ही बेस्ट है। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों क्या कहता है कि किस मंत्रालय ने 2024 के लिए मोटरसाइकिल संस्थान संग्रहण रिपोर्ट जारी की है? क्या वो कृषि मंत्रालय ने की है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय ने या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने? प्यारे बच्चों, किस मंत्रालय ने 2024 के लिए मोटरसाइकिल संस्थान संग्रहण रिपोर्ट जारी की? तो आपके जल शक्ति मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की। क्या कहता है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 2024 के लिए गतिशील भूजल संस्थान मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। अगर हम बात करें दोस्तों, भारत में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण कितना है? आपका 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें 406.19 BCM निकाला जा सकता है और बाकी का ऐसे ही आपका पड़ा रहता है। मेरे बच्चों, देश का भूजल यानी कि भूमि में जो जल है दोहन कितना है पूछा जाए तो आपका 245.64 BCM है और औसत दोहन पूछ लिया जाए तो आपका 60.47 क्या रहेगा? औसत जल आपका रहेगा। बात की जाए 6746 मूल्यांकन इकाइयों में से 73.4% सुरक्षित है जो हम उसको सेव करके रखा हुआ है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, ये आपका जो जल है हरियाणा का या देश का उसके बारे में यहां पर बात की गई है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? भाई जो आपका सशस्त्र बल है वो न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंदर जो है कार्य करता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या फिर संस्कृत मंत्रालय? फिर बच्चों अगर आपसे कह दे कि वह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है? ये कार्य करता है। बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते रक्षा संबंधित लंबित मामलों के समाधान के लिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की पीठ
स्थापित करने का क्या दिया है, सुझाव दिया है। ठीक है जी। इसी के साथ साथ दोस्तों जो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत सैन्य न्यायाधिकरण को क्या किया गया, स्थापित किया गया। रक्षा मंत्रालय के तहत ये कार्य किए जाएंगे, जिसमें दोस्तों जो भी आपके यह सेवाएं हैं, आपके संबंधित जो भी मामले होंगे, कोर्ट मार्शल हो या आपका कितने भी विवाद हो दोस्तों, वो आपके कहां पर उनकी अपील होगी, सैन्य संबंधित जितने भी मामले होंगे वो आपके रक्षा मंत्रालय के अंदर क्या किए जाते हैं, सुने जाते हैं। इसी के साथ सुझाव का उद्देश्य इन क्षेत्रों में रक्षा मामलों के समाधान में तेजी लाना है, यानी कि जितने भी हमारे सेंसिटिव एरिया है उन एरिया के अंदर जो भी रक्षा है, यानी कि सुरक्षा को अच्छे तरीके से बनाना है तो रक्षा मंत्रालय को निगरानी रखनी पड़ेगी। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस मंदिर में संत नरहरि तीर्थ की मूर्ति मिली है। भाई कौन सा ऐसा मंदिर है आंध्र प्रदेश में जहां पर हमें संत नरहरि तीर्थ की मूर्ति मिली है, तो उस मंदिर का नाम प्यारे बच्चों क्या रहेगा, सिंहाचल मंदिर रहेगा, जो दोस्तों आपका कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। आप लोगों के लिए आंसर क्या रहेगा, सिंहाचलम मंदिर दोस्तों कहां पर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिंहाचल मंदिर में 13वीं सदी के संत नरहरि तीर्थ की क्या है, हमें 3 फुट की मूर्ति जो है मिली है। बात की जाए, नरहरि तीर्थ एक द्वैत वेदांत दार्शनिक और माधवाचार्य के क्या है, शिष्य है। प्यारे बच्चों, इन्होंने पूर्वी भारत में विशेष रूप से कलिंग जो आधुनिक ओडिशा और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है दोस्तों, वहां पर क्या है, अपना जो सिद्धांत है उसका क्या किया था, प्रचार किया था। क्लियर, बिल्कुल। वह चिकाकोलू के रहने वाले थे। चिकाकोलू अब जिसको हम श्रीकाकुलम के नाम से जानते हैं दोस्तों, उन्होंने 3 दशकों तक पूर्वी गंगा राजवंश के राजाओं की सहायता की, जिसमें सनातन धर्म का पालन और उचित मंदिर प्रशासन सुनिश्चित हुआ था। क्लियर है जी। उनके योगदान को सिंहाचलम और श्रीकुरमम मंदिरों के शिलालेखों में दर्ज किया गया है। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी आप जान लें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश की प्राकृतिक आपदा घोषित की है। वह कौन से राज्य ने बेमौसम बारिश की जो प्राकृतिक आपदा है वो घोषित करी, हरियाणा, उड़ीसा, बिहार या फिर झारखंड। हाँ जी, ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य की सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया, तो भाई वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने क्या कहा कि बेमौसम बारिश को हम प्राकृतिक आपदा घोषित करते हैं। ठीक है जी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी रहेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, तो आपके नाम क्या है, मोहन चरण मांझी। दोस्तों इसी के साथ साथ इनका निर्णय का उद्देश्य राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करके किसानों की फसल क्षति की भरपाई करना है। क्लियर है। इसी के साथ साथ दोस्तों 33% या अधिक फसल नुकसान वाले किसानों को राहत कोड के अनुसार सहायता मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर बारिश के कारण किसी भी किसान की फसल नष्ट होती है तो उसकी फसल का पूरा मुआवजा उसको दिया जाए, ये दोस्तों मोहन चरण मांझी का कहना है। और 33% या अधिक फसल नुकसान वाले किसानों को राहत कोड के अनुसार सहायता दी जाएगी। ठीक है जी। अपना अगला पॉइंट क्या कहता है कि वह 6,66,720 प्रभावित किसानों को लगभग 291.59 करोड़ की सहायता राशि है जो प्रदान की जा चुकी है। ठीक है। 20 से 28 दिसंबर के बीच बेमौसम बारिश से दोस्तों आपकी कितनी 2,26,791 हेक्टेयर भूमि कृषि पर क्या है, बर्बाद हो चुकी है। आपसे पूछ लिया जाए कितनी कृषि बर्बाद हुई, तो 2,26,791 हेक्टेयर भूमि के ऊपर जो फसल थी दोस्तों वो क्या हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। यह घोषणा भुवनेश्वर में कृषि उड़ीसा कन्वेंशन 2025 में क्या है दोस्तों की गई थी। अगला पॉइंट क्या कहता है कि माउंट ईबू जो खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है। फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है या फिर आपका इंडोनेशिया है। आपसे कहे क्या कि माउंट ईबू जो खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है, तो प्यारे बच्चों ये इंडोनेशिया के अंदर क्या रहेगा, स्थित रहेगा। इंडोनेशिया में सक्रिय ट्रेटो वोल्कानो माउंट ईबू में विस्फोट हुआ था, जिसमें राख के बादल 3 किलोमीटर ऊपर तक फैल गए थे। इसके साथ साथ दोस्तों यह है हल्मामोहुर द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर क्या रहेगा, स्थित रहेगा। माउंट ईबू इंडोनेशिया की 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। क्लियर है।
इसी के साथ साथ इंडोनेशिया 127 सक्रिय ज्वालामुखियों के साथ प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। अक्सर ऐसी घटनाएं दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वही बात कह रहा है कि विस्फोट हुआ था। आपको याद रखना है कि एक सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ और दोस्तों 3 किलोमीटर तक उसके धुएं हैं जो वो ऊंचे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस देश ने लिग्नोसेट नामक विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया? चीन, रूस, जापान या फिर भारत? विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने विकसित किया? तो प्यारे बच्चों वो किया है जापान ने। क्लियर? इसी के साथ लिग्नो सेट जापान के क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो वाणिज्यिक एक संयुक्त परियोजना है जो कक्षा में लॉन्च किया गया पहला लकड़ी का क्या है उपग्रह है। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई किस देश ने पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया, तो जापान ने किया। जापान के कौन से विश्वविद्यालय ने किया? क्योटो विश्वविद्यालय ने किया। दोस्तों क्लास में इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। सिर्फ ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी वही बात है भाई, पेड़ होनोकी की लकड़ी का उपयोग किया था। भाई आपसे पूछ लिया जाए कौन से पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया, तो भाई मोंग नोलिया पेड़ है जो उसकी लकड़ियों का यहां पर इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, वही बातें इकट्ठा कर दी इसमें, लेकिन मैं ज्यादा इसकी गोभी नहीं खोदूंगा। आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि भाई लकड़ी का जो पहला उपग्रह है जापान ने लॉन्च किया। किस विश्वविद्यालय में हुआ? क्योटो विश्वविद्यालय में हुआ। कौन सी लकड़ी का यूज किया गया था? तो आपकी लकड़ी का नाम है मैग्नोलिया पेड़ है, होनोकी की लकड़ी का इस्तेमाल किया। ठीक है जी, ठीक है। ये वही बात कह रहा है कि उपग्रह का नाम लैटिन शब्द है जिसको लिग्नो के साथ जोड़ा गया है। आपका लैटिन शब्द है दोस्तों लिग्नो, और वहीं से इस उपग्रह का नाम लिया गया है। ठीक है जी दोस्तों, लिग्नोसेट एक क्यूब सेट है जिसका माप प्रत्येक तरह 10 सेंटीमीटर और वजन की बात की जाए तो 90 ग्राम का क्या रहेगा इसका वजन, 900 ग्राम का क्या रहेगा इसका वजन रहेगा। क्लियर यहां तक सबका? चलिए, इसी के साथ साथ दोस्तों लिग्नो सेट 212 जो आपकी क्यूब सेट है दोस्तों 2026 में लॉन्च करने की इसकी क्या है योजना बनाई गई। क्लियर? बिल्कुल। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मां की रसोई पहल हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? क्या ये मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, गुजरात ने या फिर आपके राजस्थान ने शुरू की? देखिए, मां की रसोई पहल योजना की जो शुरुआत है प्यारे बच्चों किस राज्य ने की? तो राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। मां की रसोई, रसोई से आप समझ चुके होंगे कि हमें यहाँ क्या मिलेगा, तो जानते हैं इसके बारे में। भाई आपको अगर भरपेट खाना खाना है तो उत्तर प्रदेश में मां की रसोई में चले जाना। मात्र 9 रुपए में आप यहाँ पर भरपेट खाना खा सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने दोस्तों इस योजना का क्या किया है? उद्घाटन किया है। क्या कहता है कि यह पहल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में नंदी सेवा संस्थान द्वारा क्या की गई थी? शुरू की गई थी। इस पहल या इस योजना की शुरुआत किसने की? तो भाई नेहरू अस्पताल में नंदी सेवा संस्थान द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। यह पहल विशेष रूप से शुंभ महाकुंभ उत्सव के दौरान सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को क्या है दर्शाती है। क्लियर है जी? अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि आपके डेजर्ट नेशनल पार्क किस शहर में स्थित है? डेजर्ट नेशनल पार्क आपके क्या पुष्कर में स्थित है? आपके बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर आपके जोधपुर के अंदर? हाँ जी, डेजर्ट नेशनल पार्क प्यारे बच्चों आपके जैसलमेर के अंदर क्या रहेगा? स्थित रहेगा, जो कि राजस्थान में है। अगर बात की जाए 12 गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेटर इंडियन बर्ड्स के एक समूह को हाल ही में राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर देखा गया था। आपसे कहे जिसमें संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा मिला। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के पास थार रेगिस्तान में क्या है प्यारे बच्चों? स्थित है। ठीक है जी, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 3160 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्योगों में से क्या रहेगा? ये एक रहेगा। ठीक है जी, ये वही बातें रिपीट हो रही है। वार्षिक जो वर्षा होती है तो 100 मिलीमीटर की दोस्तों यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है जी, टेढ़ी मेढ़ी चट्टानें ये सभी नॉर्मल बात है, मैं इनको शामिल नहीं करूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी कन्फ्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज तकनीक लॉन्च की है? क्या है कि कन्फ्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज
तकनीक कौन से देश ने लॉन्च की? आपका रूस है, भारत है, इजराइल है या फिर चीन है। तो प्यारे बच्चों इसकी जो शुरुआत है वो किसने करी? आपके चीन ने क्या की है? इसकी शुरुआत की है। अगर हम बात करें, चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार नेगचू लॉन्च की है। इस चीन की अगर बात करें, वह चीन के हुबेई प्रांत यिंगचोंग में पूर्ण प्रचाल शुरू कर दिया गया है। ठीक है जी, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि चीन के अंदर क्या किया गया, इसकी शुरुआत की गई है। दुनिया की सबसे बड़ी क्या रहेगी? संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार दोस्तों ये आपका रहेगा। ठीक है, ये वही बातें रिपीट कर रहा है बार बार कि नमक चट्टानी गुफाओं जैसे कि सीलबंद स्थानों में हवा को संपीड़ित करके विद्युत ऊर्जा को संभावित ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है। ये वही बातें रिपीट कर रहा है बार बार, तो हम इसको स्किप करेंगे। अब अगला पॉइंट, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया? तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन किस राज्य ने शुरू किया? क्या आपके मध्य प्रदेश ने शुरू किया, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, आपके पंजाब ने शुरू किया या फिर आपके बिहार ने शुरू किया? देखिए, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की जो शुरुआत है प्यारे बच्चों, आपके मध्य प्रदेश ने की थी। आपके सामने है, क्या कहता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का क्या कर दिया प्यारे बच्चों? शुभारंभ कर दिया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आप सबको पता है, आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, मुख्यमंत्री ने श्रेय स्मारक भोपाल में स्वामी विवेकानंद को चित्रित करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली का क्या किया था? उद्घाटन किया था। क्लियर है? चलिए, ये वही बातें रिपीट हो रही है कि इस मिशन में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और दोस्तों, पीएम मोदी को ज्ञान सिद्धांतों के अनुरूप माना गया है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का घर है? आपकी ऑप्शन ए पुरुलिया, ऑप्शन बी जलपाईगुड़ी, ऑप्शन सी बीरभूम या फिर ऑप्शन डी बांकुरा। तो प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल का जो जिला है जो पहली खगोलीय वेधशाला का घर है, तो आपका पुरुलिया है। पुरुलिया कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये क्या है? पहली खगोलीय वेधशाला का घर है। ठीक है जी, ये वही बात रिपीट हो रही है, इसको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये भारत में छठी ऐसी वेधशाला है जो, ठीक है, इसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है, जो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट क्या कहता है कि लगभग 86 डिग्री पूर्व देशांतर पर समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर स्थित वेधशाला खगोलीय प्रशिक्षणों में एक महत्वपूर्ण कमी को क्या करता है? पूरा करता है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक की टिप्पणियों, छात्र प्रशिक्षण में सहायता करना और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ठीक है जी, वेधशाला के बारे में बता रखा है, बस वही बात आपकी रिपीट करेगा, तो इससे हम अच्छा अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि स्कारलेट ज्वार, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस रोग जनक के कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर कवक? क्या कहता है क्वेश्चन कि स्कारलेट ज्वार, स्कारलेट ज्वार जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस रोग जनक के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण प्यारे बच्चों ये हो जाता है। हैदराबाद में सर्दियों के दौरान अन्य वायरल बुखार के साथ साथ 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को, ये दोस्तों जो आपका स्कारलेट ज्वार के मामले हैं हमें देखने को मिले थे। ठीक है जी, ये क्या है दोस्तों? स्कारलेट ज्वार जिसे स्कारलेटिन भी कहा जाता है, एक जीवाणु क्या है आपका संक्रमण है जो लाल चकते गले में बुखार, खांसी, खराश इत्यादि के कारण अपना पनप जाता है। ठीक है, वही बातें रिपीट करेगा। ठीक है जी, ये चमकदार लाल होता है, सनबर्जन जैसे दाने इसके अंदर हो जाते हैं, तेज बुखार हो जाता है, हाथों और पैरों की त्वचा है जो वो थोड़ी थोड़ी सी छिल जाती है। ठीक है जी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार सभी बच्चे पढ़ ले और इस बीमारी को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर किसी के अंदर ऐसे लक्षण है कि वह चेहरा लाल है, धब्बे हो गए छोटे छोटे, या गले में खराश है, तेज बुखार है, हाथ पैरों के अंदर जो खाल है दोस्तों वो छिल जाती है, अगर उसके अंदर ऐसे गुण पाए जाए तो उसको तुरंत डॉक्टरी उपचार लेना चाहिए। क्लियर यहां तक सबका?
चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक को लागू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने, या फिर आपके पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने? तो प्यारे बच्चों, जो ये आपका किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के लागू किया है, तो वो क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। क्या कहता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्नलिखित और वर्षा आधारित क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री ने जो ये वाटरशेड विकसित किया है दोस्तों, इसको क्या है? शुरुआत करता है। इसकी बात अगर हम करें, क्या कहता है कि गतिविधियों में रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी, लाइन उपचार, मिट्टी संरक्षण, वर्षा और जल संरक्षण के दोस्तों इसके अंदर क्या है? जो विभाग है या विकास है वो शामिल किए गए हैं। ठीक है जी, ये वही बात रिपीट कर रहा है कि क्यों, कौन कौन लाभ इसका उठा सकता है, कैसे उठा सकता है। जैसे कि 2021-22 में WDC PMKSY 2.0 के तहत 12,303 करोड़ के 750 लाख हेक्टेयर को कवर करने वाली 1150 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। क्लियर है? बिल्कुल। अगला पॉइंट क्या कहता है कि जनवरी 2025 में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम या फिर जापान? प्यारे बच्चों, जनवरी 2025 में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो आपके थाईलैंड देश ने प्यारे बच्चों इसकी क्या की है? मेजबानी की है। ठीक है, वही बात रिपीट हो रही है कि थाईलैंड ने 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में अपने क्या है? प्रतिमंडल का नेतृत्व किया है। प्यारे बच्चों, थाईलैंड 2025 के लिए ADGMIN अध्यक्ष के रूप में बैठक की मेजबानी करता है। ठीक है, वही बात रिपीट कर रहा है क्योंकि ये पॉइंट्स हैं जो अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। आपसे एग्जाम में कैसे पूछे जाए तो वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि जितना हो उसके MCQs प्रश्न पर ध्यान देना और उससे जुड़ी हुई जितने पॉइंट्स आप 1-2 पॉइंट पढ़ लें, 3 पॉइंट पढ़ लें तो आपको इनफ है। उससे ज्यादा आप नहीं करें क्योंकि उससे ज्यादा करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो किस कंपनी ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया? क्या आपकी पिक्सेल ने किया है, ध्रुव अंतरिक्ष ने किया है, दिगंतर ने किया है या फिर उपग्रहीकरण ने किया है? भाई कौन सी कंपनी ने पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया? तो आपकी पिक्सेल कंपनी ने क्या किया है? इसको लॉन्च किया है। प्यारे बच्चों, गूगल की जो पिक्सेल कंपनी है उसने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह को क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया, जो देश के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक मील का क्या है? पत्थर है। इसके साथ साथ दोस्तों उपग्रह कृषि, खन, पर्यावरण निगरानी और रक्षा के लिए प्रकाश बैंड में वितरित डेटा कैप्चर करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है जी, ये वही बात फिर रिपीट कर दी तो इसको हम क्या करते हैं? स्किप। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि 2025 के मध्य तक 3 और उपग्रह तैनात किए जाने की उम्मीद है। क्लियर है? तो दोस्तों वैश्विक उपग्रह इमेजरी बाजार के 2019 तक, ठीक है, 19 बिलियन तक पहुंचने का क्या है? इसका अनुमान है। मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि कुमनी बैंक किचन ज्वालामुखी जो खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है? क्या ये वियतनाम में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है, अजरबैजान में स्थित है या फिर मलेशिया में स्थित है? कि क्या कहता है कि कुमनी बैंक किचन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आपका अजरबैजान में क्या रहेगा? स्थित रहेगा। प्यारे बच्चों, ज्वालामुखी गोशट आइसलैंड से क्या है? ये बना हुआ है। बात की जाए ज्वालामुखी कैस्पियन सागर में अजरबैजान के पूर्वी तट पर दोस्तों क्या है? स्थित है। लगभग 400 मीटर चौड़ा है। द्वीप की बात की जाए भाई 2023-24 के अंतर वापस समुद्र में क्या है? ये समा गया। क्लियर है? अगला पॉइंट ये आप स्किप कर दोगे तो ही बेस्ट है। अगर हम बात करें भाई जैसे कि भूवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि क्या ये हमें प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों यहां ग्रहों की खोज के लिए मंगल ग्रह पर समान विशेषताओं के बराबर जो सुराग है हमें वहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसको भी आप स्किप करोगे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि ब्लू गोस्ट और
जो आपका रेजिलियंस का नामक 2 चंद्र अंतरिक्ष यान हाल ही में किस रॉकेट पर लॉन्च किए गए? तो बताओ भाई ये किस रॉकेट पर लॉन्च किए हैं? क्या आपका ये पेगास रॉकेट पर लॉन्च किए हैं? ऑप्शन बी फाल्कन 9 पर, या फिर आपका जो वोस्को, या फिर आपका एटलस वी पर लॉन्च किए हैं। फिर बच्चों अगर आपसे कहे कि ब्लू जो गोस्टक और रेजनिल्स नामक 2 चंद्र अंतरिक्ष यान है वो लॉन्च जो किए गए हैं फाल्कन 9 के माध्यम से, क्या है प्यारे बच्चों, ये लॉन्च किए गए हैं। अगर हम बात करें अमेरिका और जापानी कंपनियों द्वारा चंद्र लैंडर्स को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर एक साथ लॉन्च किया गया, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को क्या है दर्शाता है। मिशन में 2 चंद्र अंतरिक्ष यान शामिल हैं, फायरफ्लाई एरोस्पेस और द्वारा दोस्तों जो ब्लू घटक है वो इसके अंदर शामिल किया गया। ठीक है जी। 10 उपग्रहों को दोस्तों यहां पर नासा के माध्यम से ले जाया जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि 10 उपग्रहों को लेकर यहां से जाता है। ठीक है, इस पॉइंट्स को आप स्किप कर देना भाई। अगला पॉइंट क्या कहता है कि इसरो के उस मिशन का क्या नाम है जिसने अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है? क्या आपका ऑप्शन ए प्लांट ग्रोथ मॉड्यूल है? आपका ऑप्शन बी कक्षीय पादक अध्ययन के लिए कॉम्पैक्ट अनुसंधान मॉड्यूल है? आपका ऑप्शन सी अंतरिक्ष खेती पहल है? या फिर ऑप्शन डी अंतरिक्ष में कृषि अनुसंधान है? क्या कहता है कि इसरो के उस मिशन का क्या नाम है जिसने अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है? तो दोस्तों उसका जो नाम रहेगा आपका ऑप्शन बी क्या कहता है कि आवर्टिन प्लांट स्टेज क्रॉप के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। ऑप्शन बी आपके लिए यहां पर सही है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि किस संस्था ने सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री विकसित की है? तो बस किस संस्था ने सेंट्रल सस्पेक्ट जो आपकी रजिस्ट्री विकसित की है? क्या वो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने की है? क्या वो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने की है? केंद्रीय जांच ब्यूरो ने की है? या फिर आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने की है? भाई किस संस्था ने सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री विकसित की है? तो वो की है भाई भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इसको शुरू किया। क्लियर है दोस्तों? अगर हम बात करें केंद्रीय संगीत रजिस्ट्री ने 6 लाख धोखाधड़ी वाले लेन देन को रोका है। इसके साथ साथ दोस्तों जिसने 1800 करोड़ की बचत हुई है, यह साइबर अपराधी पहचानकर्ताओं की रजिस्ट्री के साथ धोखाधड़ी और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों इसे राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का उपयोग करके बनाया गया है। बात करें भाई हमें 1.4 मिलियन साइबर अपराधियों का डेटा इसके अंदर शामिल है। इसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के इनपुट के साथ विकसित किया गया है। गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र साइबर अपराध के खिलाफ प्रयासों का यहां पर क्या है समन्वय करता है। फिर बच्चों यह है चरमपंथी और आतंकवादी जो समूह है उनको साइबर स्पेस के दुरुपयोग को भी रोकता है। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि विश्व का पहला महामृत्यु यज्ञ किस शहर में स्थापित किया गया? वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर या फिर प्रयागराज? विश्व का पहला महामृत्यु यज्ञ किस शहर में आयोजित हुआ? तो प्रयागराज के अंदर प्यारे बच्चों ये शुरू किया गया था। दुनिया का पहला 52 फुट का महामृत्यु यज्ञ पवित्र महाकुंड स्थल तपोवन आश्रम झुल्ली हवेली प्रयागराज में क्या किया गया? इसको स्थापित किया। भाई प्रयागराज में कहां पर? आपकी झुंसी जो हवेली है वहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। माना जाता है कि यज्ञ का आध्यात्मिक चमत्कार है जो भक्तों को भगवान शिव की उच्च चेतना से जोड़ता है। दोस्तों मृत्यु पर विजय का प्रतीक है और व्यक्तियों को मृत्यु, बीमारियों और खतरे के भय पर काबू पाने में ये यज्ञ क्या करता है? मदद करता है। ठीक है जी, ये वही बातें की गई है, इसको हम स्किप करेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि हेमी गोबियस फोवोनी और जो आपका मुगली लोगो बियस ट्राइग्रिन्स
जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस प्रजाति से संबंधित है? क्या मकड़ी से है, मेंढक से है, आपका गोभी मछली से या फिर चींटी से है? हाँ जी, तो ये किस प्रजाति से संबंधित है अगर आपसे पूछे तो प्यारे बच्चों ये कौन सी प्रजाति रहेगी? आपकी गोभी मछली प्रजाति रहेगी, और ये गोभी मछली प्रजाति से क्या रहेगा? संबंधित रहेगा। दोस्तों, किस देश ने पाकिस्तान पर पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च किया? चीन, रूस, भारत या फिर सऊदी अरब? मैं फिर रिपीट करता हूं कि किस देश ने पाकिस्तान का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट जो है लॉन्च किया? तो वो किया है आपके किसने? पड़ोसी देश ने, चीन ने। ठीक है जी, चीन की बात की जाए तो चीन ने पाकिस्तान का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO1 उपग्रह लॉन्च किया है। प्रशिक्षण लॉन्च मार्च 2D वाहक रॉकेट का उपयोग करके दोस्तों इन्होंने इसको क्या किया? लॉन्च किया। बात करें उपग्रह पृथ्वी अवलोकन डेटा एकत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल सेंसर दोस्तों इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? अंतरराष्ट्रीय मृदा कोष के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय जो मृदा कोष के बाद है आपका ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर ऑप्शन डी विश्व बैंक। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे GEP रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो है वो रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो आपका विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट है जो जारी की गई थी। ठीक है जी दोस्तों, जो आपका EMDE ने क्या किया? 2000 से 2025 तक अपनी वैश्विक आर्थिक हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसमें भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में नेतृत्व बनाया हुआ है। ठीक है जी, क्लियर यहां तक सबका? चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि जनवरी 2025 में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? क्या वो कर्नाटका में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में या फिर महाराष्ट्र में? क्या कहता है कि जनवरी 2025 में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो प्यारे बच्चों ओडिशा के अंदर तीसरा राष्ट्रीय जो खान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ओडिशा में हुआ था। ठीक है जी, बात की जाए जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए क्या कि सम्मेलन विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण के तहत 20 से 21 जनवरी 2025 को कोणार्क ओडिशा में आयोजित किया गया था। ठीक है जी, इसके अंदर केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री थे जी किशन रेड्डी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। क्लियर है? चलिए भाई इसको हम स्किप करेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने क्या कहता है कि अन्वेषण और आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों भूवैज्ञानिक डेटा और महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक रिपोर्ट यहां पर क्या है? शुरू की गई है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खून चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों की पहचान की है? क्या ये कर्नाटका में हुई है, लक्षद्वीप पर, महाराष्ट्र में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर? आपसे पूछ ले कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खून चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजाति को पहचाना है? तो भाई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हमने इस प्रजाति को देखा है। ठीक है, जिसमें बात करें भाई खून चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों की पहचान है, जिसमें 13 जो मक्खियां हैं भारत के अंदर नहीं है। ठीक है, ये मक्खियां जिन्हें आप भूसी मक्खियां कह सकते हैं, पशुधन और जंगली जानवरों को खाती है और मच्छरों के समान दोस्तों इनको माना जाता है। ठीक है जी, जो आपकी 5 प्रजातियां ब्लू टंग रोग वायरस फैलाती है, कृषि धन हो और कृषि अर्थव्यवस्था हो दोस्तों इसके अंदर क्या है वो शामिल की गई है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि वित्तीय समाचार सदस्यताएं राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई? फ्रांस, नॉर्वे, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे कहे कि वित्तीय समाचार सदस्यता राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा को मार करने वाली जो मिसाइल है प्यारे बच्चों वो आपके नॉर्वे देश से क्या की गई है? विकसित की गई है। ठीक है, ताइपे की सुरक्षा के लिए ताइवान, उत्तरी ताइवान में उन्नत राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है दोस्तों ये तैनात की गई है। क्लियर यहां तक सबका? तो वही बातें रिपीट कही हैं भाई, बार बार उसको हम स्किप करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पीरियस
पोर्ट सिटी जो अखबारों में थी किस देश में स्थित है? ग्रीस, फ्रांस, रूस या फिर भारत? मेरे बच्चों क्या है कि पीरियस पोर्ट सिटी जो खबरों में थी तो वो कहां पर है? ग्रीस के अंदर है। ठीक है जी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इजराइल हमास युद्ध विराम के बाद भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे पर दोस्तों क्या है? प्रकाश डालता है। ठीक है जी। इन पॉइंट्स को आप एक बार ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें शामिल देशों की अगर सूची की बात की जाए तो भारत इसमें है, यूरोपीय संघ इसमें है, अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, फ्रांस है, जर्मनी और इटली भी इसके अंदर क्या है? शामिल है। तो प्यारे बच्चों इसमें दो गलियारे हैं। पूर्वी गलियारे के अंदर भारत से अरब की खाड़ी तक है और उत्तरी गलियारे में खाड़ी से यूरोप तक का दोस्तों इसके अंदर एरिया शामिल किया गया है। इसको आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर ना ले पाए तो भाई कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब क्या कहता है कि डेनिस लो जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े हुए थे? तो डेनिस लो दोस्तों आपके फुटबॉल से जुड़े हुए थे जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉल खिलाड़ी डेनिस ला 18 जनवरी को 84 वर्ष की आयु में क्या हो चुका है? उनका निधन हो चुका है। दोस्तों प्रसिद्धि मैनचेस्टर यूनाइटेड में प्रसिद्धि पाने वाले पहले, क्या कह सकते हैं आप इनको, फुटबॉल के अंदर जो करियर बनाने वाले पहले व्यक्ति आप इनको कह सकते हैं, जिनका 18 जनवरी 2025 को क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। ठीक है जी। इन्होंने क्लब में 11 साल बिताए। 1965 और 1967 में लीग खिताब जीता है और दोस्तों 1968 में यूरोपीय कप भी इन्होंने जीता है। ठीक है जी। इन्होंने 404 मैचों में से 237 गोल किए हैं, जिसमें वेन रूनी और सर बॉबी चार्ल्टन के बाद दोस्तों क्लब के तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं। देखिए सबसे पहला खिलाड़ी है वेन रूनी और दूसरा जो आपका रहेगा सर बॉबी और चार्ल्स। दोस्तों इनको देखा जाए तो इनके बाद ये आपके क्या रहेंगे? तीसरे खिलाड़ी रहेंगे। ठीक है जी। इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण ने किस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में खून चूसने, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है भाई हमारा, इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारा आ चुका था। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। और अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑस्ट्रोपिथेक क्या है? जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेक पूछ लिया जाए क्या है? क्या ये विलुप्त पाइमेंट्स की एक प्रजाति है, मछली की एक प्रागैतिहासिक प्रजाति है, पारंपरिक सिंचाई तकनीक है या फिर मेंढक की नई खोज की गई प्रजाति है? आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है तो प्यारे बच्चों ये विलुप्त प्राइमेट्स की एक क्या है? प्रजाति है। ठीक है जी। ये दक्षिण अफ्रीका में 3.5 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों में दोस्तों हम कह सकते हैं इसका डेटा जो है पता चला है। ठीक है। चलिए पीरियस पोर्ट सिटी जो अखबारों में देखा गया था, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हो चुका है जो हमें ग्रीस में मिला था, तो इसको भी हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? स्किप करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? पेंगुइन जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता जो दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक है जी। पेंगुइन और उसके आवासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस है जो मनाया जाता है। ठीक है। लक्ष्य पेंगुइन संरक्षण को बढ़ावा देने और उनके आवासों की जो रक्षा है दोस्तों, इसका मेन टारगेट है कि इनकी रक्षा करो और इनका संरक्षण को बढ़ावा दें। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो प्यारे बच्चों ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा लॉन्च की गई है। भारतीय सेना ने पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए गोला बारूद के लिए 10,200 करोड़ रुपए का क्या दिया है? ऑर्डर दिया है। ठीक है जी। बात करें भाई 75 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर यह लक्ष्य क्या है? टारगेट कर सकती है। 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है क्या कहता है कि प्राचीन उमा महेश्वर धातु की मूर्ति हाल ही में किस राज्य से मिली है? तो भाई उमा महेश्वर की जो मूर्ति हमें मिली है कर्नाटका से मिली है। बात की जाए भाई अर्जी गांव टंगे गुजनों में दोस्तों हमें इस मूर्ति की जो है पहचान मिली है और वहीं पर हमें ये मूर्ति मिली है। 12वीं शताब्दी की शैली का उपयोग करके 17वीं शताब्दी में बनाई गई है मूर्ति 5 धातुओं से तैयार की गई है। ठीक है जी। इस पॉइंट्स को हम स्किप करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स
2025 कहां आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स दोस्तों जो 2025 था हमारा, वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। ठीक है जी। केंद्रीय मंत्री जो खेल मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया ने 23 जनवरी को लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का क्या किया था? उद्घाटन किया था। इस आयोजन में 19 टीमें शामिल है और इसमें आइस हॉकी और स्कूटिंग प्रतियोगिताएं भी क्या है? शामिल की गई है। उर्फ के खेलों में दोस्तों केंद्रीय दूसरा चरण 2025 के अंदर 22 से 25 फरवरी तक दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है? हुआ था। ठीक है, वो वही बातें रिपीट हो रही है भाई। 428 एथलीटों सहित 594 प्रतिभागी इसके अंदर क्या थे? शामिल थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, क्या कहता है कि उस पेड़ का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में कश्मीर में जियो टैगिंग के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा प्रदान की गई है? चिनार का पेड़, देवदार का पेड़, चीड़ का पेड़ या फिर केल वृक्ष? आपसे कहे कि उस पेड़ का क्या नाम है जिसे हाल ही में कश्मीर में जियो टैगिंग के माध्यम से सुरक्षा दी गई है? तो चिनार के पेड़ को क्या है बच्चों? सुरक्षा दी गई है। ठीक है जी, ये वही बातें हैं भाई। पेड़ 30 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं, मौसमी पत्तों के रंग के साथ साथ दोस्तों परिपक्व होने के साथ साथ ये 30 से 50 साल इसके अंदर लगते हैं। ठीक है जी, ये वही बातें, मैं ज्यादा इसको बड़ा नहीं करूंगा। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अनुमान और माप रिपोर्ट जारी किया? तो ये जारी किया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है जी, हम अब इनको स्किप करते हुए चलेंगे और दोस्तों हम बात करेंगे आप लोगों से ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर किस सशस्त्र बल द्वारा चलाया गया? तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? आपका सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। ठीक है जी। अब दोस्तों जितने भी हम प्रश्न करेंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज प्रश्न होंगे, यानी कि हम कोई भी डिटेल नहीं जानेंगे। अब जितना हो सके आप सब कमेंट करना और आप सबकी कमेंट ली जाएगी। ठीक है जी। तो क्या कहता है, अब की क्लास जो है आपकी थोड़ी सी स्पीड में होगी और हम जानेंगे कि जितने भी बच्चे इस क्लास में हैं सभी कमेंट्स जरूर करेंगे। अब क्वेश्चन 51 क्या कहता है कि हाल ही में भारत की समुद्री डिकाबोर्नो नाइजेंस सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर चेन्नई? तो प्यारे बच्चों ये कहां हुआ था? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? ओकास्ट्रुट रॉक शेल्टर जो हाल ही में प्राचीन जीनोम की खोज के कारण समाचारों में था, किस देश में स्थित है? इथियोपिया, सेल्स दक्षिण अफ्रीका या फिर डेमोस्ट्रो रिपब्लिक ऑफ कांगो? तो प्यारे बच्चों ये हमें कहां मिला? दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या है? ये स्थित है। इसके अलावा आदि गौरव सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार से स्थापित किया? तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। आदि गौरव सम्मान जो पुरस्कार है प्यारे बच्चों आपके राजस्थान सरकार ने क्या किया है? इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, हॉकी या फिर टेनिस? अगर आपसे कहे कि दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवा जो निवृत्ति है दोस्तों उसकी घोषणा करी है, तो उसका नाम खेल के पूछ लिया जाए तो खेल क्या रहेगा? जिम्नास्टिक दोस्तों इनका क्या है? खेल रहेगा। वर्ल्ड पिक बॉल चैंपियनशिप सीरीज की मेजबानी किस देश ने की? म्यांमार, चीन, भारत या फिर नेपाल? वर्ल्ड पिकल बॉल की जो चैंपियनशिप की सीरीज की शुरुआत या फिर मेजबानी किस देश ने की? तो भारत देश ने दोस्तों इसकी क्या की थी? मेजबानी की थी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस देश ने किंझाल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? तो भारत, चीन, इजराइल या फिर रूस? अगर आपसे कहे कि भाई किस देश ने किंझाल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? तो ये आपके रूस देश ने क्या है? लॉन्च की है। अगला प्रश्न कि भारत की पहली बायोपॉलिमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहां किया? तो ये जयपुर, वाराणसी, पुणे या फिर इंदौर? अगर आपसे कहे क्या कि भारत की पहली बायोपॉलिमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन, तो ये पुणे के अंदर क्या है? किया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अखबारों में देखे गए जो किस राज्य से स्थित है? तो प्यारे बच्चों जो गांधीनगर है वो पूछा भाई कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया है? तो प्यारे बच्चों ये किया है आपके महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दिल्ली में हाल ही में ग्रेडेंट
रिस्पॉन्स एक्शन प्लान किस संगठन ने लागू किया? तो ये संगठन है दोस्तों आपका वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग ने दोस्तों क्या की है, इसकी शुरुआत की है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने ताइवान के खिलाफ एनाकोंडा जो रणनीति का उपयोग है वो किया है? तो वो किया है आपके चीन ने। ठीक है, इसके साथ साथ कमांडो ड्रैगन मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है? पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। अगर आपसे पूछे कि कमांडो ड्रैगन मुख्य रूप से हमें इंडोनेशिया के अंदर क्या है देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में 2 वर्षों के लिए बढ़ाई गई समर्थ योजना किस क्षेत्र में कौशल विकास पर ध्यान करती है? तो ये करती है आपके वस्त्र कौशल विकास पर ध्यान करती है। ठीक है जी। हाल ही में खोजा गया वह खगोलीय पिंड कौन सा है जो एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे 2 भूरे बौने तारों का जोड़ करता है? तो प्यारे बच्चों उसको हम जुलाइस 22 9b के नाम से जानते हैं। हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहां आयोजित किया गया? आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ये विशाखापट्टनम में, चेन्नई और लक्षद्वीप में, या फिर गुजरात और दमन और द्वीप, या फिर गोवा में? प्यारे बच्चों अगर आपसे कहे क्या कि हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहां आयोजित हुआ, तो ये आपका गुजरात और दमन और दीव के अंदर क्या है हुआ था। हाल ही में अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था कजान, रूस के अंदर इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पहल जो है कहां शुरू की गई थी? तो ये नई दिल्ली के अंदर शुरू की गई थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ एक्शन 2024 में भारत का रैंक 79 है। दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69 शहरी गतिशील भारत UMI सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का खिताब किस शहर को दिया गया है? तो ये भुवनेश्वर को दिया गया है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 70 कि हाल ही में मंगोलिया ने खुलन संरक्षण दिवस के रूप में किस दिन को नामित किया? तो नामित किया है आपका 25 अक्टूबर को नामित किया है। अगला प्रश्न 71 क्या कहता है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने जेनरेटिव AI केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव किया? तो ये IIT जोधपुर ने क्या है इसका प्रावधान किया है। अगला पॉइंट दोस्तों क्या कहता है कि अबू धाबी में आयोजित 5वें IUCNSSC नेताओं की बैठक में किस भारतीय संरक्षण वैज्ञानिक को द हैरी मैसेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भाई विभाव कुमार तालुकदार को क्या है सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि हाल ही में नासा के लैंडसेट 8 उपग्रह द्वारा अंटार्कटिका के पाइन आइलैंड ग्लेशियर के ऊपर कौन सी वायुमंडलीय घटना है जो हमें देखी गई है? तो वो देखिए दोस्तों हमें समुद्री धुआं हमें वहां पर देखने को मिला है। अगला पॉइंट है भाई किस मंत्रालय ने सभी पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की स्थापना की? तो भाई जो आपका पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पद की क्या की गई? शुरुआत की गई और यहां पर गृह मंत्रालय के द्वारा यह शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न कौन सी भारतीय एजेंसी को एसेट रिकवरी इंटेलिजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया आपके डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को शामिल किया। अगला प्रश्न है बाली पयदामी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये बालीपद यामी जो त्योहार है आपके कर्नाटका के अंदर है जो मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लू को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो तमिलनाडु को प्यारे बच्चों क्या है ये घोषित किया है। अगला प्रश्न है AI तैयारी सूचकांक AIPI में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है 72वां क्या रहेगा? स्थान रहेगा। अगला पॉइंट क्या कहता है कि हाल ही में खबरों में देखी गई PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? मंत्रालय जैसे कि आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, या फिर आपका कृषि मंत्रालय है। अगर आपसे कहे कि विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है तो आपकी ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है कि मिंटल
मैन 3 मिसाइल जो खबरों में देखी गई थी किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो प्यारे बच्चों ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है। जिस भी बच्चे का एसएससी जीडी का या हरियाणा सीईटी का एग्जाम है तो उसमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, अगला प्रश्न क्या कहता है कि एशिया प्रांत जलवायु रिपोर्ट 2024 किस संगठन की नई पहल है? तो आपकी एशियाई विकास बैंक एडीबी की क्या रहेगी? ये पहल रहेगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है जी, नई दिल्ली में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस सरकारी एजेंसी ने किया? तो प्यारे बच्चों नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी एनआईए के द्वारा ये क्या है? आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, वन रैंक वन पेंशन योजना जिसमें कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे कर लिए किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपके रक्षा मंत्रालय से क्या रहेगी? संबंधित रहेगी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मुंबई से तूतीकोरिन तक स्वायत्त सतह पोत द्वारा पूरी की गई यात्रा का क्या नाम है? तो यात्रा का नाम है सागर माला परिक्रमा। ठीक है, इसी के साथ महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई है? तो प्यारे बच्चों ये राजगीर बिहार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में खबरों में देखा गया क्या एयरपेक्ट प्लुस्ट पलवासिक की क्या है? तो प्यारे बच्चों ये क्या है? ततैया की एक नई प्रजाति रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्या कहता है पिनाक का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च प्रणाली जो समाचारों में देखी गई थी भाई किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो प्यारे बच्चों ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा ये क्या है? शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो यह आपका वित्त मंत्रालय ने क्या है? शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 90, 73वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहां हुआ? तो भाई नई दिल्ली के अंदर क्या हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान की प्रावधान में किन शब्दों को शामिल करने को सही ठहराया? तो भाई आपका धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को दोस्तों सही ठहराया है। वर्ल्ड एड्स डे 2024 का क्या थीम था? तो भाई इसका थीम पूछ लिया जाए तो भाई सही जो आपका रास्ता चुने, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार क्या रहेगी? थीम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 93 की कौन सा संस्थान भ्रूण मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला अनुसंधान संगठन बना? तो ये बना आपका आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है? पांडु पोल हनुमान मंदिर जो समाचारों में देखा गया किस टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है? तो प्यारे बच्चों ये आपका किसके अंदर स्थित है? टाइगर रिजर्व जो आपका कहां पर है? अरिका टाइगर रिजर्व। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 भाई किस देश ने दुनिया की पहली ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी लॉन्च की है? तो ये दोस्तों अगर पूछ ले कि किस देश ने दुनिया की पहली ग्रीन टी टेक्नोलॉजी लॉन्च की, तो ये भारत ने क्या है? लॉन्च की थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मदुरै में देखा गया मलयालम नाइट हॉर्न की IUCN स्थित है? तो ये कहां पर है आपका? कम चिंता दोस्तों जो आपके कहां पर मलयालम के अंदर क्या रहेगा? स्थित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, अंडर द साई ट्री थिएटर फेस्टिवल प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका असम राज्य के अंदर है जो मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 की नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई दूरस्थल जो गैलेक्सी का नाम क्या है? तो गैलेक्सी का नाम है फायरफ्लाई स्पोकर्ल गैलेक्सी आपका नाम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 बैकलेश्वर लिफ्ट सिंचाई योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपके तेलंगाना राज्य से क्या रहेगी? ये संबंधित रहेगी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि हाल ही में किस भारतीय शिक्षा विवाद को भूटान के राजा जिम्मे खेसर नागल द्वारा बुरा मार और पतंग की उपाधि दी गई है? तो प्यारे बच्चों ये अरविंद गुप्ता को दी गई है। ठीक है जी, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करूंगा कि ये जनवरी करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। क्लास को भाई सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना,
दिशा क्लासेस के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और यहां पर आप लोगों को हरियाणा से संबंधित, एसएससी से संबंधित बिल्कुल बेस्ट तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। और जो बच्चा हरियाणा सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए हर रोज शाम 7 बजे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो क्लास है वो लगाई जाती है। ठीक है, मिलते हैं अब आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहें आपके अपने दिशा क्लासेस।